सब नहीं जानते। रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे? कुछ नहीं। अरे कोई कुछ बोलो। रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट नाइन्थ में था। नाइन्थ ही में तो था ये। गोल्ड। हाँ, गोल्ड नाम याद आता है रदरफोर्ड। क्या किए थे गोल्ड को? गोल्ड फॉइल पे अल्फा रेज का बम्बार्डिंग किए थे। गोल्ड फॉइल पे अल्फा रेज का बम्बार्डिंग किए थे। और बम्बार्ड करने से मोस्ट ऑफ द रेज जो है ना, पास कर गया था। पता है सबको? सबको पता होगा, केवल बोलने में शर्माता है सबकी। ये नहीं कैसे पता रहेगा। रदरफोर्ड साहब अल्फा एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट कैसे किए थे? वो जो पिछले दिन डब्बा बनाते थे ना, उसको आज पलट देंगे। ये देखो ऐसे। यही डब्बा किताब में बना हुआ है। यही समझाने के लिए रेडियो एक्टिविटी समझाना ही पड़ता है। ये डब्बा था। अब इसके आगे फोटोग्राफिक फ्लेट नहीं लगाए, इसके आगे एक स्लिट लगाए। स्लिट मतलब पोर्स होगा ऐसे। इसके अंदर इन्होंने रखा रेडियो एक्टिव सबस्टांस, जिससे निकलेगा अल्फा बीटा गामा रेज का बंडल। और पॉजिटिव प्लेट को यहाँ पे सामने रख देंगे, नेगेटिव प्लेट को, सॉरी, नेगेटिव प्लेट को सामने रख देंगे। तो नेगेटिव प्लेट के सामने रखने से सिर्फ कौन सा रेज पास करेगा? अल्फा रेज इससे निकलेगा। बीटा गामा को रोकना था, अल्फा रेज ही सिर्फ पास करना था। तो नेगेटिव प्लेट लगाने का मतलब है कि अल्फा रेज इससे निकल रहा है। और यही अल्फा रेज को ले जा कर करके वो स्क्रीन बनाए थे। एक ऐसा ऐसा स्क्रीन बनाए थे, ऐसा। ओ, पतला हो गया यार। बराबर मोटा रहो ना जी। ऐसे। हाँ ठीक है, ऐसे। तुम लोग भी देखना बनाते हुए, क्योंकि बनाना तो तुम ही लोग को पड़ेगा। बदला लेके रहेंगे ना, हम बनाए तो तुम नहीं बनाएगा। ऐसे हम बनाए तो तुम भी बनाएगा ना। ठीक है। अरे देख ही रहे हो, मतलब अब कम देख पा रहे हो तो मोशन को समझो, इमोशन समझो। ऐसे स्क्रीन बनाए थे, ठीक है। ये स्क्रीन है पूरा। और स्क्रीन में यहाँ पे गोल्ड फॉयल रख दिए तुम। सोना जैसा कलर, सोना जैसा कलर हमारे पास है ना। ये वाला सोना जैसा ही तो है ना। सोना रख दिए थे, एगो सोना का फॉयल। सोना ही काहे रखे थे? सोना का फॉयल काहे रखे थे? गोल्ड फॉयल काहे रखे थे? क्यों रखे थे गोल्ड फॉयल? हाँ बिल्कुल सही है। चूंकि गोल्ड इज मैलिएबल, पतला से पतला तार बनाया जा सकता है। तो किसका पतला तार बना सकते हैं? गोल्ड का। इसीलिए गोल्ड रखे थे। गोल्ड इज मैलिएबल, इसलिए पतला तार रखे थे वो। अब देखिए ये क्या हुआ कि अल्फा रेज तो जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, यहां पे टकराया। अल्फा रेज दिखेगा नहीं आप लोगों को, नेकेड आई से थोड़ा दिखता है, इनविजिबल होता है।
अब ये यहाँ पे आके टकराया, तो टकराने के बाद स्क्रीन पे जो है ना, स्क्रीन पे सब ऐसे ऐसे ये क्या बना रहे हैं, ये क्या बना रहे हैं, हम बोले हैं इसका नाम, क्या बना रहे हैं ये, तुम लोग नहीं बोल पा रहे हो, क्या बना रहे हैं ये, अरे सिंसिलेशन है। जैसे टीवी में चमकता है ना, जब टीवी स्टार्ट करते हैं, पुरनका सीआरटी टीवी देखा होगा तो बूंदा बूंदी उसमें आता है, तो ये बूंदा बूंदी है, वो सिंसिलेशन, चमक। ज्यादातर चमक सिर्फ गोल्ड फॉइल के सामने दिखाई देता है, कुछ एक आध दो चमक इधर दिखाई देता है, ऐसे दो चार गो यहाँ पर कुछ दिखाई देता है, दो चार गो, ठीक है, दो चार गो। कहते हैं कि 10,000 अल्फारेज, ये जो जा रहा है ना, एक अल्फारेज बंडल है ये, इसमें 10,000 अल्फारेज का बंडल है, 10,000 अल्फारेज, 10,000 में 9,990 सिंसिलेशन यहीं पे दिखाई दिया सीधा, ठीक है। कुछ सिंसिलेशन दो चार पांच को इधर उधर, ठीक है, और कुछ सिंसिलेशन यहां पे दिखाई दिया, एगो दूगो, एगो दूगो, ठीक है। ये ऑब्जर्वेशन रदरफोर्ड साहब के कि गोल्ड फॉइल पे जब अल्फा रिज का हम बॉन्डिंग करते हैं, नेगेटिव प्लेट ये लिए हैं, जानते हैं क्यों, क्योंकि पॉजिटिव रेज आए, क्योंकि पॉजिटिव रेज आए। पॉजिटिव रेज कौन था, अल्फा रेज था, पॉजिटिव रेज कौन था, अल्फा रेज था। और ये वाला अरेंजमेंट पूरा रेडियो एक्टिविटी का है, वुडन बॉक्स, रेडियो एक्टिव मटेरियल, रेडियो एक्टिव सबस्टांस। अब को ऐसे मत समझना कि सर ये गोला तो आपका गिर जाएगा, कोना में चल जाएगा, है ना, वैसा बनाया गया है, पूरे में होगा, है ना। रेडियो एक्टिव सबस्टांस, रेडियो एक्टिव सबस्टांस, रेडियो एक्टिव सबस्टांस, रेडियो एक्टिव सबस्टांस है, वुडन बॉक्स है, रैप्ड इन ब्लैक पेपर, लेड सीट है ये, और ये स्लिट है ना, जिससे कि अल्फा रेज को पास होना है, सिर्फ अल्फा रेज को पास होना है, इसलिए नेगेटिव प्लेट लगा दिया, पॉजिटिव प्लेट कहीं होगा, है ना। तो अल्फा रेज आ रहा है, और स्क्रीन पे ये जो है ZNS स्क्रीन है, ZNS जिंक सल्फाइड के कोटिंग का स्क्रीन है, शीशा होगा, है ना, स्क्रीन ZNS जिंक सल्फाइड कोट कर दिए। और ये जो है आपका कौन सा चीज है, गोल्ड फॉइल है। गोल्ड फॉइल एक्चुअली में मेलिएबल होता है, कोई भी मेलिएबल एलिमेंट लिया जा सकता था, टंगस्टन भी ले सकते थे, लेकिन गोल्ड इज मोस्ट मेलिएबल, इसलिए गोल्ड लिया गया है, ठीक है। ये अल्फा एक्सपेरिमेंट है, बनाइए। हाँ बदला, हम बनाए तो तुम क्यों नहीं हाँ, ये बदला ही टाइप से देखेंगे ना, पूरे समझ में आ गया होगा, अब कुछ बचल नहीं होगा इसमें। किताब में देखने से ही फोटो आदमी नहीं दिखता, अच्छा हाँ कुछ है, लाइक दैट। बोलो सब कुछ समझ में आ गया, अल्फा एक्सपेरिमेंट में क्या सब हुआ था। क्या बच्चे क्वेश्चन भी है कुछ पूछने का, उस डीपीपी में है, लास्ट में याद दिलाना, लास्ट में याद दिलाना, 10 मिनट में जो हो सकेगा कर देंगे। क्या यार तुम लोग हमसे दूर होते जा रहे हो यार, अट्रैक्शन तो हमसे बनाना था, तुम लोग तो हमसे रिपल्सन में हो। तुम लोग भी वहाँ भी बैठ सकते हो अगले दिन से, तो ध्यान रखना।
तो सामने सामने रहते तो दूर, तुमको देखने के लिए हमको चश्मा लगाना पड़ता है। दूर वाला थोड़ा तंग हो गया है। बना तो दिए, ठीक ही ठाक लग रहा है, ठीक ही ठाक लग रहा है। नाइन्थ में ये फोटो बनाए होंगे आप लोग, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए तो बनाना ही पड़ा होगा। हाँ, स्कूल एग्जामिनेशन के लिए बनाना है। बन गया। रेडियस ग्लो होता है या फिर वही सेंसिलेशन, जितना बार रेज पड़ रहा होगा ना अल्फा के बाद। बना गोल्ड फॉइल में बहुत सारा एटम होगा गोल्ड का, है ना, अरबों खरबों बहुत सारा एटम होगा ना गोल्ड फॉइल का। ये स्लिट बड़ा मोटा होगा, बहुत मोटा चदरा होगा यहाँ पर, काहे कि जो रोकना है रेज को बीटा और गामा, वैसे रुकेगा थोड़े, उसको तो पेनिट्रेशन पावर भी होता है, तो छेद करके पहुंच जाएगा। तो बहुत मोटा स्लिट लिए होंगे, 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर मोटा, ताकि वो रेज उधर नहीं जाए। और किसी के मन में कुछ सवाल आता है इसको देख के? अभी बताना है बहुत सारा बात, ये यहां पर कोई कंफ्यूजन है? अल्फा रेज को बम्बार्ड किया गया है गोल्ड फॉइल पर, सबसे ज्यादा सेंसिलेशन सीधे दिखाई दिया, कुछ थोड़े एंगल से, और वेरी फ्यू सर्टेन लार्जर एंगल से रिवर्स में जाता हुआ दिखाई दे रही है। दूगो दूगो जो बनाए हैं, नहीं लगता कि ऐसे बाउंस कर गया, रिवर्स हो गया। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हो गया, अब हो गया होगा यार, हो गया होगा, देखो नहीं, इस अल्फा एक्सपेरिमेंट को थोड़ा और इंडिपेंडेंट करके भाई साहब देखे। कौन भाई साहब देखे? रदरफोर्ड भाई साहब, रदरफोर्ड भाई साहब देखे, दादा रदरफोर्ड कह सकते हैं हम लोग, नहीं? देखो दादाजी जब देखे ना ये
बाद में वो बताए इसको कि मोस्ट ऑफ द रेज 10,000 रेज जा रहा था, उसमें मोस्ट ऑफ द रेज कहाँ चला गया? सीधा चला गया। कुछ रेज उसमें सर्टेन एंगल से मुड़ गया, फ्यू ऑफ द रेज सर्टेन एंगल से मुड़ गया, और एक रेज ऐसा था कि वो लार्ज एंगल से मुड़ गया। अरे वाह, ऐसे भी होता है। ठीक है, ये देखो ऐसे मुड़ गया, है ना। और फिर जो है ऐसे और फिर ऐसे, ये देखो, गिन के नहीं बनाना है। एक एटम पे बमबार्डिंग, एक एटम, गोल्ड फॉइल तो ढेर सारा एटम रखा था ना। ये मोस्ट ऑफ द रेज जो सीधा गया वो व्हाइट लाइन से दिखाई दे रहा, मोस्ट ऑफ द रेज passes straight. Some of the rays deviate through a smaller angle theta, a smaller angle theta, ठीक है, a smaller angle theta, जो लेस देन 90 डिग्री है कहने का मतलब। और 10,000 में से एक रेज जो मुड़ा है, आप देख सकते हो, इट डेविएटेड फ्रॉम एंगल लार्जर देन 90 डिग्री, और कहता है मे रिट्रेस दियर पाथ, वो अपने पाथ पे वापस भी आ सकता है, यानी 180 डिग्री से मुड़ जाएगा, है ना। लार्जर एंगल मतलब लार्जर देन 90 डिग्री, या फिर मे रिट्रेस दियर पाथ। रदरफोर्ड साहब सोचे कि ऐसे कैसे, ये काहे हो रहा है। इसका मतलब है कि देखो, तुमको लाल वाला ये से लेके यहां तक रेज तो सीधा ही गया है, सबके सब रेज तो सीधा ही गया ना, सबके सब। इतना सारा वॉल्यूम है रेज का, जिसमें मात्र इतना वॉल्यूम में ये तिरछा जाना या अपने पाथ पे वापस हो जाना, इसका मतलब है कि सेंट्रल पोजीशन पे कुछ है, चूंकि अल्फा रेज में पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, हीलियम प्लस होता है, पॉजिटिव चार्ज है। तो कुछ है यहां पे जो अल्फा रेज को अपने पाथ पे जाने से डेविएट कर रहा है, और ये जो कुछ भी है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तभी तो रिपेल हो जा रहा है। नेगेटिव चार्ज रहता तो सीधा उसी में घुस जाता, लेकिन रिपेल हो जा रहा है। तो यहां पे कहे कि एटम के वॉल्यूम के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा एक बॉडी है, और उसी बॉडी को रदरफोर्ड साहब पहली बार बताया कि न्यूक्लियस है। दैट इज डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, है ना। ऐसे हुआ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड भाई साहब क्या डिस्कवर किए कि एटम के सेंट्रल पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज बॉडी होता है, और जिस पॉजिटिव चार्ज बॉडी को हम कहेंगे न्यूक्लियस। यानी पहली बार ये पता चला लोगों को कि एटम के सेंट्रल पोजीशन पे पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होता है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं, और बाकी सब जगह में इलेक्ट्रॉन्स घूमता रहता होगा, है ना। चूंकि इलेक्ट्रॉन मासलेस है, ये टकरा भी नहीं पाता और रेज सीधा पार कर जाता है, ठीक है।
तो ये कंक्लूजन था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम्स आर एम्प्टी, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम्स आर एम्प्टी, है ना। दूसरा कंक्लूजन, सर्टेन पॉजिटिव चार्ज बॉडी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ एटम, which occupy volume very less in comparison to atom, and this positively charged body called as nucleus। क्लियर है, कंक्लूजन निकाल दिए, है ना। और तीसरी बात है कि न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज यानी प्रोटॉन न्यूक्लियस में रहता है, न्यूट्रॉन्स न्यूक्लियस में रहता है और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ घूमता है। रदरफोर्ड साहब यही कहे। लिखिए, जल्दी से बनाइए फोटो। ये भी रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट ही है ना। बेसिकली यही है समझने वाला, वहां से निकाल के यहां। क्या ही दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है ही? जहां तक सब बात तो लिख दिए। अब भी भूला जाएगा क्या? अब भी भूला जाएगा रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट? नहीं भूलना। यही सब तो वो कहानी होगा यार जो अपने बाल बच्चों को बताओगे। नहीं तो झूठे लंदफन बोलोगे तो सुनना भी कोई चाहेगा उस समय में बाल बच्चा? बेकारे, ये पापा मम्मी से काम ना चलने वाला है, बदलो। रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट का ऑब्जर्वेशन। रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट तो हो गया, अल्फा एक्सपेरिमेंट के लिए भी कुछ लिख देते हैं। एक लाइन में क्या ही लिख दिया जाए, एक ही लाइन में लिख दिया जाए। क्या किए थे रदरफोर्ड साहब? रदरफोर्ड बम्बार्डेड अल्फा रेज ऑन थिन गोल्ड फॉइल। बस एक्सपेरिमेंट क्या था? यदि कोई पूछता है आपसे या आपके मन में आप खुद ही पूछते हैं अपने आप से, तो कह दीजिएगा कि रदरफोर्ड अल्फा एक्सपेरिमेंट में बम्बार्डिंग हुआ था अल्फा रेज का गोल्ड फॉइल पर। रदरफोर्ड bombarded alpha rays on thin gold foil, on thin gold foil, thin gold foil. Gold is most malleable. यही एक तो सवाल होगा। और क्या सवाल मन में उठेगा? अल्फा रेज से बम्बार्ड किए थे, गोल्ड पे काहे किए थे? तो गोल्ड इज मोस्ट मैलिएबल, पतला तार बनाया जा सकता था, है ना। ऑब्जर्वेशन। अब दूसरा पेज पे सब इसी पे लिख रहे हैं। कोशिश करते हैं सब इसी पे लिख देने का। रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन।
तीन ऑब्जर्वेशन। पहला ऑब्जर्वेशन, मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास विदाउट एनी डेविएशन। passes without any deviation. Most of the alpha rays passes without any deviation. दूसरा, sum of the alpha rays scatter through a smaller angle. A smaller angle theta. Theta is less than 90 degree. तीसरा, very few of alpha rays, scatter through larger angle theta, और theta is greater than 90 degree, और may retrace their path, हम छोड़ने वाले में से ना है, हम आप ही के पास आ जाएंगे, आप हमसे दूर जाएंगे तो। है ना? एक सप्ताह घूम के आ जाते हैं, नहीं रहते रहते एक सप्ताह घूम लें, पानी वानी का हाल देख लेते हैं, गांव घर में कैसा चल रहा है, कुआं वहाँ भरा कि नहीं भरा। वेरी फ्यू ऑफ अल्फा रेज may retrace their path। दिखाई दे रहा है ना, वही वेरी फ्यू अल्फा रेज, यहां जो चमक दिखाई दे रहा है ये वेरी फ्यू, यही वाला है। अरे तो जाके दोनों जुड़ गया है, जोड़ना नहीं है भाई, सब पैरेलल जाएगा, है ना, सब रेज पैरेलल जाएगा। कंक्लूजन, रदरफोर्ड ऑब्जर्वेशन समझ में आ गया। अब रदरफोर्ड कंक्लूड क्या कर रहे हैं इससे, बोलते हैं मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पासेस विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, मतलब मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम्स आर एम्प्टी, बहुत सारा जगह एटम का क्या होता है, खाली। सम ऑफ द अल्फा रेज स्कैटर्ड थ्रू अ स्मॉलर एंगल थीटा, इसका मतलब है, पहला मतलब है कि कोई पॉजिटिव चार्ज बॉडी है जो सेंटर पे है, इसी की वजह से ये स्कैटर्ड हो रहा है, ठीक है। देयर आर पॉजिटिवली चार्ज बॉडी प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एटम, ठीक है, एंड दैट बॉडी इज कॉल्ड एज न्यूक्लियस, लिखेंगे। तीसरा,
चूंकि ये वेरी फ्यू है, इसका मतलब है कि वॉल्यूम ऑफ दिस न्यूक्लियस इज वेरी लेस इन कंपैरिजन टू होल वॉल्यूम ऑफ एटम, यानी वॉल्यूम ऑफ एटम से बहुत ही छोटा होता है। बस 3 कंक्लूजन। रदरफोर्ड कंक्लूजन, रदरफोर्ड कंक्लूजन, पहला कंक्लूजन, मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ एटम आर एम्प्टी। दूसरा, there are positively charged body present at the center। क्यों कह रहे हैं सेंटर, समझ में आ रहा होगा, क्योंकि सेंटर पे ही ना स्कैटर हुआ। present at the center of atom in which whole mass of the atom is concentrated and known as nucleus। तीसरा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस is very less in comparison to the volume of atom, since out of 10,000 rays only few, about 10 हम लिख ही देंगे, get scattered। है ना? ठीक है, ठीक है, या कोई दिक्कत है? 3 कंक्लूजन रदरफोर्ड साहब निकाले क्या? 3 ऑब्जर्वेशन से 3 कंक्लूजन। न्यूक्लियस का वॉल्यूम छोटा होता है, कैसे कहेंगे? बोला 10,000 रेज पड़ा था, 10 को रेज स्कैटर्ड हुआ, मतलब वो पॉजिटिव चार्ज बॉडी तो बहुत कम जगह पे छेक रहा था ना। तीन, ये बड़ा खराब लगता है। हट। 3 कंक्लूजन हो गया रदरफोर्ड साहब का। अब रदरफोर्ड साहब का कुछ कैलकुलेशन भी है। रदरफोर्ड कैलकुलेशन,
नहीं 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 नहीं, पहले मॉडल तो बना दें। रदरफोर्ड मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रदरफोर्ड साहब का मॉडल, वही मॉडल की बात कर रहे हैं, है ना, जो बताए थे एक बार थर्मोकोल पे हम लोग गांव का मॉडल लेके जाते थे स्कूल, है ना, या फिर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन का सिस्टम का मॉडल बना के ले जाते थे स्कूल। मॉडल कहने का मतलब वही है। रदरफोर्ड साहब का भी मॉडल है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। इनके मॉडल में ये स्ट्रक्चर ऑफ एटम को दो भाग में क्लासिफाई कर दिए। बोले कि एटम का स्ट्रक्चर दो भाग में बटा हुआ है। बोले कौन कौन सा वो दो भाग है? तो बोले एक न्यूक्लियर पार्ट है, न्यूक्लियर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, न्यूक्लियर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, और दूसरा एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। है ना, न्यूक्लियर पार्ट और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, यानी स्ट्रक्चर ऑफ एटम दो भाग में बटा हुआ स्ट्रक्चर। ये देखो हम न्यूक्लियस बना दिए, ठीक है, और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इतना बड़ा बना देते, ठीक है। ये वाला पार्ट क्या हो गया? न्यूक्लियर पार्ट। और ये वाला पार्ट जो है, ये पूरा यहां से यहां तक, और ये पूरा यहां से यहां तक, ये कौन सा पार्ट है? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट है ना, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इन्होंने कहा कि न्यूक्लियर पार्ट में जो पार्टिकल रहता है उसको न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, है ना। उधर चार्विक साहब न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कर दिए थे, हम भी कर देंगे। चार्विक साहब किए थे पहले, हाँ, चार्विक साहब न्यूक्लियस पर अल्फा रेज ही बमबार्ड किए थे। उनको एक नया पार्टिकल निकलता हुआ दिखाई दिया, न्यूक्लियस टूटा, तब न्यूक्लियस ब्रेक किया, यानी ब्रेक करने वाले कंडीशंस में लाए होंगे वो। न्यूक्लियस ऐसे ब्रेक नहीं करता। कितना डिग्री टेम्परेचर चाहिए न्यूक्लियस ब्रेक करने पर? 5 लाख से 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड से, उतना टेम्परेचर पे न्यूक्लियस ब्रेक करता है, जो सन पे है। और साइंटिस्ट लोग जमीन के नीचे डेवलप करते हैं, अपने भाग आते हैं वहां से, है ना। क्योंकि उतना टेम्परेचर पे जानते हो क्या होगा? अमेरिका वाला कुछ कुछ करते रहता है, बंदर टाइप है सब। तो क्या किया ना कि लैब में, जमीन के नीचे लैब बना के, जो पहली बार 5 से 10 लाख डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर डेवलप करने की कोशिश की, उसका लैब मेल्ट नहीं किया, वेपोराइज कर गया। मतलब कहाँ था कोई आता पता नहीं, है ना, पूरा सिस्टम ही वेपोराइज करेगा। तो उतना ज़्यादा टेम्परेचर पे न्यूक्लियस ब्रेक होता है, जहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, सब वेपर बन जाएगा। तो न्यूट्रॉन्स निकला था चार्विक साहब के एक्सपेरिमेंट में। तो बता दिए कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये भाई साहब ऐसे नहीं बताए थे। बोले कि भाई जो भी न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल होगा ना, उसको न्यूक्लियॉन्स कह देंगे, है ना। और बेसिकली न्यूक्लियॉन्स प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बनाए, बस। और बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमेगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। और साथ में ये जो इलेक्ट्रॉन को घुमा दिए, यही गड़बड़ घुमा दिए। इन्होंने कह दिया प्लैनेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल। इन्होंने कह दिया कि जैसे सन के चारों तरफ प्लैनेट्स घूमता रहता है,
वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स भी घूमता रहता है एटम में। इसीलिए इनके मॉडल का नाम पड़ा है प्लानेटरी इलेक्ट्रॉन मॉडल ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। रदरफोर्ड मॉडल को ही कहते हैं। ठीक है, तो वो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में घूमता है। और न्यूक्लियर पार्ट में कौन रहता है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर जो भी पार्टिकल होगा उसको न्यूक्लियॉन्स कहेंगे। बाद में देखते हैं मेडिकल वगैरह में क्वेश्चन पूछता है पोजिट्रॉन इज ए, न्यूक्लियॉन्स में गिनिएगा इसको कि ना गिनिएगा? तो बताइए वो कहाँ रह रहा है? न्यूक्लियस के अंदर से ही ना निकला। किस कन्वर्सन में रह रहा है? न्यूक्लियस के अंदर का कन्वर्सन में रह रहा है। मेजॉन इज ए, तो न्यूक्लियॉन्स ही है भाई, है ना? ऐसे तो ऊपर से देखने में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही बताना, मेजॉन वोजॉन कह देगा तो सामने वाला सोचेगा बड़का समझता अपने आप को। यह पढ़े वाला है, मेजॉन होता है न्यूक्लियस में, मतलब मेजॉन टूटता है तब ये सब पार्टिकल्स बाहर आता है। नहीं, डिराइव्ड है, एग्जिस्टेंस तो है नहीं ना, डिराइव्ड है, टूटेगा तब निकलेगा। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स बनाया जो न्यूक्लियस के अंदर रहेगा और इलेक्ट्रॉन बाहर घूमेगा। न्यूक्लियर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। न्यूक्लियर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, हाँ बोलिए, कोई बात है बोलिए, है कोई बात? हम ही से ना बोलो यार, कोई बात होगा किससे बोलोगे? न्यूक्लियर पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम कंसिस्ट फ्रॉम particle known as nucleons, है ना? और ये न्यूक्लियॉन्स बाद में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, फंडामेंटल तो यही ना है, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, in extra nuclear part of a structure of atom electrons are revolve, है ना? electrons revolve around the nucleus as planet revolve around the sun, around the sun. That is why this model of a structure of atom also known as planetary electron model of a structure of atom क्या ही दिक्कत है? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताओ, दिक्कत भी डर जाए दिक्कत से, बताओ यदि दिक्कत है तो कुछ है क्या? तो हम देख लेते हैं।
हो गया। लिख दिया। बाद में भाई साहब का ये वाला मॉडल फेल हो गया था नहीं, कैसे फेल हो गया? बोला इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमेगा तो एक दिन आएगा जब न्यूक्लियस पे गिर जाएगा, है ना? 10⁻⁻8 सेकंड में गिर जाएगा भाई साहब के नियम के हिसाब से। चूंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहता है, तो इलेक्ट्रॉन बाहर घूमेगा, नेगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है ना? तो बिना कोई सर्कुलर डिफाइंड पाथ का वो नहीं घूमेगा। ठीक है, ये बता दिए थे ऐसे घूमते रहता है ना? जैसे ये घूमते रहेगा, ऐसे ही घूमते रहता है। अभी और लिखना बाकी है क्या? लिख दिया? नहीं तो कुछ कलाकारी करते हैं। जल्दी लिखिए नहीं तो देखिए वाइट से लाल हो गया है न्यूक्लियस। गुस्सा में ही लाल होता ना यार, वो वाइट से लाल हो गया। बढ़े बढ़े, अब क्या करना है? ये भाई साहब के मॉडल को लोग गड़बड़ कह दिए, है ना? ड्रॉबैक निकाल दिए इसमें, बाद में लेकिन निकला है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी वगैरह डिस्कवर हो गया ना, तब निकला है। तो तुरते भी पढ़ाए, तुरते ड्रॉबैक क्या ही लिखना है, समझ रहे हैं क्या? ये भाई साहब बता रहे हैं कि ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमता हुआ नहीं, सन के चारों तरफ ऐसे ही ना घूमता हुआ प्लैनेट्स दिखता है, लेकिन ये बॉडी इलेक्ट्रॉन का है। तो इलेक्ट्रॉन यदि ऐसे घूमेगा तो ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पे गिर जाएगा। हम ये बता रहे हैं, है ना? लोग ऐसा बताएं कि ये चार्ज्ड बॉडी है और वो पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज। तो इस तरह से इस तरह से इस तरह से जो है ये अपना रेडियस लॉस करता जाएगा, और एक समय आएगा जब ये कहाँ फॉल कर जाएगा? न्यूक्लियस पर। और फॉल करने का समय भी सब बता दिए, 10⁻⁻8 सेकेंड में रदरफोर्ड साहब का मॉडल कोलैप्स करवा दिए लोग। बोला 10⁻⁻8 सेकेंड लगेगा रदरफोर्ड साहब का मॉडल कोलैप्स। तो एक ही सही बात है जो अभी तक है, और वो है न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस की डिस्कवरी रदरफोर्ड साहब ही कहा। सबसे पहली बार एक आदमी रदरफोर्ड साहब ही कहे हैं कि एटम के सेंट्रल पोजीशन पे न्यूक्लियस होता है। और इसके घूमने का तरीका बताए हैं कौन साहब? बोर्स थ्योरी, है ना। उसके बाद भी है, उसके बाद भी है जहां डर लग जाएगा। जानबूझ के थोड़ा इलेक्ट्रिकल बनाए उस सन, नहीं वैसे ना बनाता है, देखते नहीं ऐसे बनाता है सन के चारों तरफ प्लैनेट्स ऐसे तो घूमता रहता है, ऐसे ऐसे समझने के लिए बनाए हैं वैसे, ये नहीं कि सिर्फ गोल नहीं बनाए। ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड, electron being negative charged particle, if move they radiate energy in the form of electromagnetic wave, and they continuously decrease in radius and ultimately fall on the nucleus। कितना देरी लगेगा? 10 पर पावर -8 सेकंड। अब कुछ भाई लोग होंगे रदरफोर्ड साहब के कट्टर दुश्मन, समयो निकाल के बता दिए कि इतने देरी में रदरफोर्ड साहब का मॉडल तो फुसकी बम से भी ज्यादा फुस निकला, 10 पर पावर -8 सेकंड में खत्म। बाद में एक ड्रॉबैक और भी दिया गया कि ये स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी एटॉमिक स्पेक्ट्रम को प्रूव नहीं कर पाता है। तो बाद में डेवलप हुआ, तो ये पहले ही फेल हो गया। लेकिन अब कहते ना आदमी गलतियां निकालता है, तो जितना बाद में सब डिस्कवरी हुआ तो वो सब अपना अपना गलती तो थोड़ी ना रदरफोर्ड ही नहीं बोले थे, वो नहीं बोले थे। मेन वजह यही है, बाकी रदरफोर्ड साहब कुछ बोले ही नहीं तो क्या कहा जाए। अब रदरफोर्ड साहब का कंक्लूजन के बाद जो है, रदरफोर्ड साहब का मॉडल हो गया, अब रदरफोर्ड साहब का कैलकुलेशन, कुछ कैलकुलेट भी किए थे एटम के लिए। बड़े रदरफोर्ड कैलकुलेशन, रदरफोर्ड साहब के कैलकुलेशन में है R0
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का क्यूब रूट 1/3 रेडियस ऑफ न्यूक्लियस Rn radius of nucleus is directly proportional to cube root of mass number। अब एटम एक तो है नहीं, एटम तो ढेर सारा है, नहीं है, कार्बन का एटम, नाइट्रोजन का एटम, यूरेनियम का एटम, नेपच्यूनियम का एटम, तो क्या सबके एटम का न्यूक्लियस का साइज सेम ही होगा क्या? वॉल्यूम सबका अलग अलग होगा, रेडियस सबका अलग अलग होगा, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन किसी में 1 है, किसी में 2, किसी में 50, किसी में 70, किसी में 100। तो रेडियस न्यूक्लियस का किस बात पे डिपेंड करता है? मास नंबर पे, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या पे, कितना प्रोटॉन और कितना न्यूट्रॉन है। जितना ज्यादा न्यूट्रॉन प्रोटॉन यानी मास नंबर होगा, उतना ज्यादा रेडियस होगा। ठीक है, तो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस क्या ही कर रहे हैं, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इसको क्या पढ़ेंगे? क्यूब रूट ही ना पढ़ेंगे जी, क्यूब रूट ऑफ मास नंबर ऑफ द एटम। अब Rn डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1/3, तो Rn बराबर लिखने के लिए कांस्टेंट लगेगा, R0 लिख दो इंटू ए का पावर 1/3, वेयर R0 इज रदरफोर्ड कांस्टेंट एंड इट इज इक्वल टू, पता है कि नहीं को, एंड इट इज इक्वल टू 1.33 इंटू 10⁻⁻⁻15 मीटर रदरफोर्ड कांस्टेंट। यानी न्यूक्लियस का रेडियस निकालना है तो R0 इंटू ए का पावर 1/3, R0 की वैल्यू 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, यानी R0 बराबर 1.33 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। और आपको याद है, शायद मोल में बताए हैं, 10⁻⁻15 मीटर को एक फर्मी कहा जाता है, दैट इज इक्वल टू 1.33 फर्मी। लिख दिया। इसीलिए न्यूक्लियस का रेडियस फर्मी में होता है ना। अब कुछ गुना होगा इस वैल्यू में, ए का पावर 1/3 है तो, लेकिन 1000 एटॉमिक नंबर का जब एलिमेंट लेके आएंगे तो 10 गुना होगा, है
1000 एटॉमिक नंबर का कोई एलिमेंट होगा तो इसमें कितना गुना कर पाएगा वो? अरे नहीं कुछ समझता है क्या? 1000 मास नंबर रख देंगे तो 1/3 कितना होगा? 10। तो इस वैल्यू में 10 ही का ना गुना कर पाएंगे। तो 13.3 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। यानी एटम कोई हो, रेंज क्या बनेगा न्यूक्लियस का? 10⁻⁻15 मीटर, यानी फर्मी। ये ऐसे नहीं पूछ रहे, पूछता है सवाल कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इन द ऑर्डर ऑफ, ऑप्शन है एंगस्ट्रम, पिकोमीटर, फर्मी, माइक्रोमीटर। तो आपका जवाब सिर्फ फर्मी पे ही ठीक होगा। है ना? है इतना छोटा बात, लेकिन उधर में पूछा है इन द रेंज ऑफ, तो आपको पुट करना है फर्मी। बड़े बड़े अल्युमिनियम का जरा रेडियस निकालिए। कैलकुलेट द, अच्छा इसमें लिखे थे ना जी आर एन क्या है? आर एन क्या है जी? हाँ, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, ऐसे नहीं कि वो रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ए मास नंबर, मास नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, या नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स भी कह सकते हैं। और आर नोट तो रदरफोर्ड कांस्टेंट है ही है। कराएं कैलकुलेट? कैलकुलेट द रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम न्यूक्लियस। एल्यूमिनियम न्यूक्लियस हैविंग मास नंबर, कितना मास नंबर है इसका? मास नंबर 27। यही एगो निकला सकते हैं हम लोग, और क्या ही निकालेंगे। एगो 64 वाला निकाल सकते हैं, एगो 27 वाला निकाल सकते हैं। 125 तो पार ही कर जाता है ना? 118 ही तक है पीटी में जगह। क्या? वेरी सिंपल। रेडियस ऑफ एल्युमिनियम न्यूक्लियस बराबर आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3। आर नॉट की वैल्यू दे ही दिए, 10⁻⁻15 मीटर, 27 का पावर 1/3। 1.33 इंटू 10⁻⁻15 गुना 3, क्या 3.99 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, या 3.99 फर्मी। ये था रदरफोर्ड साहब का कैलकुलेशन। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करें। लोग पढ़ाए, तुम लोग नहीं पढ़ाए तो हम पढ़ा देते हैं, जितना जरूरी है हमारा जरूरत पड़ेगा उतना। हाँ मतलब वो जो अगले आगे करने जा रहे हैं वो जरूरी नहीं है, लेकिन यदि आप जाने तो बुराई नहीं है, एडवांस तक बैठा जा सकता है। अब देखिए, आर एन इज इक्वल टू आर नॉट इंटू ए का पावर 1/3 लिखा था कि नहीं लिखा था जी? ऐसे नहीं कि अपने लिख के अपने सर मिटा देते हैं। हम तो आज क्या महीनों बाद तक नहीं मिटाते हैं, ये लिखते आप ही के लिए है ना। 3.99 फर्मी भी लिख सकते हैं। तो क्या करें? अरे तिवारी, तुम कर क्या रहा पीछे बैठ के? कोई और चक्कर में है?
तुम मेरे चक्कर में रहो यार। अच्छा, देखो, टेक लॉग ऑन बोथ साइड। अब बोलो सर लॉग काहे लेने लग गए आप? एक्चुअली में कभी कभी मन करता है, ऐसे मजा नहीं आता है। लॉग से परिचय थोड़ा हो जाए तो ठीक ही है। लॉग ले लिए हैं, लॉग। लॉग जानते हैं काहे के लिए लिए? क्योंकि ए का पावर क्यूब रूट है। अब 8 एटॉमिक मास है तब तो 2 हो जाएगा। 27 था तो 3 हो गया, लेकिन अब 20 रहेगा, 19 रहेगा, तो क्यूब रूट कैसे होगा? तो एक्चुअली में लॉग की डिस्कवरी हुई थी ऐसे ही मैथ को सॉल्व करने के लिए, लेकिन वो अपने इतना ना टफ हो गया कि उधर जाना कोई नहीं चाहता है। दूसरी बात, बिना टेबल का काम होता नहीं है ना, तो अपने में वो उलझ के रह गया है। तो लॉग ले लेते हैं। हम लोग लिए हैं एक अलग पर्पज से, बताएंगे हम। तो क्या लिखेंगे बताओ? लॉग आर नॉट ए का पावर 1/3 लिखेंगे क्या? नहीं। देखो लॉग में ए गुना बी होने से ना, लॉग ए गुना बी होने से लॉग ए प्लस लॉग बी लिखते हैं, बस लिखते हैं। आप बस इतना ही जानो। लॉग 10 गुना 5 बराबर लॉग 10 जोड़ लॉग 5, इतना ही। अब इसको क्या लिखें हम? लॉग आर एन इज इक्वल टू लॉग आर नॉट प्लस लॉग ए का पावर 1/3। दूसरा कैरेक्टर लॉग का है कि लॉग 10 टू द पावर x बराबर हम लोग लिखते हैं x लॉग 10। लॉग 10 टू द पावर x बराबर लिखते हैं हम लोग x लॉग 10, है ना। तो देखो यहां पर लॉग a का पावर 1/3 है, तो क्या लिखेंगे? लिख देंगे। तो बस इतना ही सा तो काम है। देन लॉग आर एन इज इक्वल टू log Rn is equal to log Rn is equal to log R naught प्लस 1/3 log A। कोई शक है क्या? रदरफोर्ड का इक्वेशन आ गया। अब थोड़ा मैथ ही बताना है हमको। क्या ही बताया जाए? क्या आप लोग इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन तो समझते होंगे? लॉग आर एन इज इक्वल टू लॉग आर नॉट प्लस 1/3 लॉग ए। ठीक है, ठीक है। अब ये इक्वेशन बाई बराबर सी प्लस एम एक्स पे है, ऐसा मेरा कहना है। बाई बराबर सी प्लस एम एक्स देखे थे इससे पहले 10वां में, पूरा जो पहला चैप्टर ग्राफ का था 9th में, वो यहीं से शुरू हुआ था, जिसमें लिखते थे बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स, बाई इज ए फंक्शन ऑफ। और कोई इक्वेशन यदि इस इक्वेशन पे आ जाता था तो कहते थे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ग्राफ जो बनेगा बाई और एक्स के बीच स्ट्रेट लाइन बनेगा, जिसमें इंटरसेप्ट हुआ करता था सी और स्लोप की वैल्यू होती थी एम। पता है इतना? तो बस इतना पता है तो बहुत काम हल्का हो जाएगा मेरा, और ये बताना भी ठीक रहेगा। हालांकि लोग इधर में ले नहीं जाते हैं। बाई हुआ ये, एक्स हुआ ये लॉग ए, और बाई क्या हो गया? आर एन। सी क्या हुआ? लॉग आर नॉट। और एम की वैल्यू क्या हुई? सी को क्या कहते हैं यहां पे? इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ। इंटरसेप्ट ऑफ ग्राफ कितना आया? लॉग आर नॉट।
एम इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द ग्राफ। तो जो भी ग्राफ बाई एक्स के बीच खींचेंगे उसकी स्लोप की वैल्यू कितनी रहने वाली है? 1/3 पॉजिटिव में। तो हम लोग लिखेंगे कि दिस इक्वेशन कौन है दिस? अरे दिस में ये दिस इक्वेशन में इक्वेशन कौन? बोलो ना जी। अरे ई वाला हम इसके लिए पढ़ा रहे हैं, वो तो तुमको समझाने के लिए लिया। दिस इक्वेशन फॉलो इक्वेशन ऑफ a straight line, equation of a straight line, so the graph in between log Rn and कौन है log A is a straight line with intercept log R naught and slope of the graph is 1/3 है ना। जब आप आईटी मेडिकल के लिए जा रहे होते हैं तो ये सब बात जानना होता है। ग्राफ वो आपको बना के खुद देगा, पूछेगा बताइए जो ग्राफ देख रहे हैं इसका स्लोप का वैल्यू कितना। वहां पे छटपटा जाता है आदमी कि ये कहां से आ गया, कैसे आ गया, ये तो देखे नहीं थे। उसी समय सोचेगा लगता है 1 साल और देखना पड़ेगा। हाँ भाई ड्रॉप ले लेना चाहिए, है ना, एक बार और। तब मुश्किल तब है, ऐसे देख उख लोगे और यदि दिमाग लगाओगे थोड़ा परेशानी होता है। अभी परेशानी यही ना होगा यार कि रदरफोर्ड में भी सर पता नहीं का पढ़ा दी। रदरफोर्ड तो इतना सिंपल था, जैसे ढेला मारते थे सब सीधा जाता था, कुछ ढेला तक गड़बड़ाया था। एक्चुअली में ये एक बार केमिस्ट्री के ओलंपियाड में सवाल पूछा, ग्राफ दे करके स्लोप का वैल्यू, जिसमें 4-5 को बच्चा चुनाता है ना। सब्जेक्ट भाई ओलंपियाड भी होता है ना यार। छठा में तुम लोग के स्कूल में गया होगा फार्म लेके सब, कि ये एकदम बढ़िया वाला ओलंपियाड इंटरनेशनल वाला, है ना, क्या क्या नाम रहता था। नहीं, एक बार तो फार्म सब भर ही लिया होगा। किताब आया था ओलंपियाड वाला, है डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था, देखिए है ना, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था। यहाँ तक पहुँचने वाला बच्चे के लिए बता रहे हैं कि बेकादोर फार्म जरूर भराया होगा, किताब जरूर आया होगा, कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन हुआ। छठा में ऐसे हुआ, 7वां में, फिर 8वां में, फिर सोचा कि कौन एगो एक्स्ट्रा टेंशन बाबू जी ला के दे देते हैं, अबरी आवे स्कूलवा में वो तो गेटे से भगा दें। फार्म भेजने चला आता है, ओलंपियाड एक्स्ट्रा टेंशन दे देता है। बड़े लिख दिया, देखिए एकदम और जल्दी, अभी बहुत बताना है हमको रदरफोर्ड साहब में।
एक्चुअली में रदरफोर्ड साहब के बाद ही आइसोटोप वगैरह का डिस्कवरी हुआ। आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोडाइफर्स, आइसोस्टर्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब यहीं पे पढ़ना होता है। हम बेसिक में भी कुछ बताएं, अब यहाँ पर भी बताएंगे, लेकिन फिलहाल तो इसको ख़त्म कर लें। ये इक्वेशन फॉलो करेगा इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इसलिए ग्राफ यदि खींचेंगे लॉग आर एन लॉग ए के बीच तो स्ट्रेट लाइन आएगा जिसमें इंटरसेप्ट होगा आर नॉट और ग्राफ का स्लोप होगा 1/3। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे? हो गया था ना जी? नहीं हुआ था? तब क्या पढ़ना है? समझ में आने में कोई दिक्कत? लोग दूगो फार्मूला लिखे इन लोग का, वो मान लेना है कि वही होता है, बस उसको लगा देना है इधर वाले टर्म में। माना? लिखा तुम लोग? अब क्या करें? बस ग्राफ खींच देना है। कैसे ग्राफ खींचते हैं? ऐसे इंटरसेप्ट तो अपने बन गया था। ऐसे ग्राफ बनाते थे, इधर लॉग आर एन इधर लॉग ए, तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन आ रहा है इंटरसेप्ट के साथ, तो इंटरसेप्ट ऊपर से जाएगा, ऑरिजिन से टच नहीं करेगा, और ये इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी? लॉग आर नॉट। और ग्राफ का स्लोप निकाला जाता है। स्लोप बराबर ग्राफ का क्या होता है जी? tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाई, और इसका वैल्यू यहाँ पे 1/3। अब बताइए, ग्राफ खींच दिया था, वो क्वेश्चन पूछने वाला है, खाली जानकारी चाहिए था कि रदरफोर्ड कांस्टेंट होता है और इसका 1/3, यानी वो पूछ रहा था एक्चुअली में मास के क्यूब रूट पर डिपेंड करता है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस। ये जानकारी ही वो पूछ रहा था, लेकिन पूछने का तरीका ऐसा कर दिया था। अभी कितना खतरनाक तरीका है! एक तो ग्राफ देख के बच्चा डरता है, अब उसके आए आफत में पूछा ग्राफ का स्लोप बताइए, तो समस्या है। यही समस्या से आप लोग को हम ये कराए हैं यहाँ पे। तो इस तरह की बातें होती है। tan थीटा समझता ना जी तुम लोग? यही परपेंडिकुलर हो, यही बेस, और क्या। रदरफोर्ड साहब का ग्राफ, और ऐसे यदि रदरफोर्ड साहब का ग्राफ खींचा जाए, सिर्फ आर और रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और ए का 1/3, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ सीधा ऐसे है ना, कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब रूट ऑफ मास नंबर।
थोड़ा जल्दी, थोड़ा जल्दी। फिर रदरफोर्ड साहब एटम की वॉल्यूम, अब क्या होगा जल्दी, और न्यूक्लियस का वॉल्यूम को कंपेराइज किया। पढ़े, देखो, कंपैरिजन बिटवीन वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। देखो जी बाबू, ग्राफ बना लिया था ना जी, कि किसी का रह गया, जल्दी है तो भागा भागी थोड़े है, बेचैन नहीं होना है, समझ ही के पढ़ना है। किन्हीं का छूट गया क्या? तो वॉल्यूम ऑफ एटम एंड वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, देखो रदरफोर्ड साहब थॉमसन साहब का मदद लिए, बोले एटम इज स्फेरिकल, वो तो सही था। तो वॉल्यूम ऑफ एटम बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, है ना। वॉल्यूम ऑफ एटम या वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ एटम या न्यूक्लियस बराबर वॉल्यूम ऑफ स्फेयर, दैट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब। तो सुनो, वॉल्यूम ऑफ एटम लिखना है हमें, वॉल्यूम ऑफ एटम क्या लिखेंगे, 4/3 पाई आर ए क्यूब, रेडियस ऑफ एटम आर ए, रेडियस ऑफ एटम, ठीक है, रेडियस ऑफ एटम। और रेडियस ऑफ एटम होता है 10⁻⁻10 मीटर। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस बराबर ऑल्सो 4/3 पाई आर एन क्यूब, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर एन, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस, and that is equal to 10⁻⁻15 मीटर। अब दोनों को डिवाइड कर देंगे। क्या करने लगे आप, जल्दी से लिखिए, नहीं आपस में अपने में खो जाएंगे तब तो दिक्कत है ना, होता है कभी कभी। हमारे किताब में कुछ अलग लिखा लेगा, वही दिखा रहा था, क्या लिखल है, ग्राफ है उसमें, लगता है अच्छा कंपनी है। हाँ अच्छा कंपनी, ठीक है, अच्छा ही है ना। तो देख लिया ना कि हम वहाँ भी हैं, हम इतना केमिस्ट्री हैं कि उससे ज़्यादा कुछ होता ही नहीं। पूरे इंडिया देखें, होल इंडिया, कहीं कुछ ज़्यादा ना मिलने वाला है, वो अपने आप ही होगा, क्योंकि हम खुद ही चल नहीं आते, हमें लगता रहता है कोई हमसे ज़्यादा कैसे, क्योंकि हम ही उस मोटिव में रहते हैं। वॉल्यूम ऑफ एटम और ये वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, ठीक।
ठीक है। हम उतना ही नहीं, ये कोरोना काल में यूएस वगैरह का सब मास्टर को देख लिए कि ये भाई लोग क्या करते हैं, ये रदरफोर्ड साहब कैसे समझाते होंगे। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 4/3 पाई आर क्यूब। हाँ, उस समय में कोई काम नहीं था ना, तो लर्निंग तो कभी भी किया जाएगा, तो लर्निंग में लगा दिए इस समय, तभी दिखा। देन आफ्टर कहते हैं, ऐसे ही नहीं, हवा में कुछ नहीं। देखो ना, कर दिए रेशियो निकालने के लिए, 4/3 पाई 4/3 पाई, वॉल्यूम ऑफ एटम बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻10 का क्यूब और 10⁻⁻15 का क्यूब। बोलो 30 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10⁻⁻30 हो जाएगा क्या? और 10⁻⁻45। तो बताओ, वॉल्यूम ऑफ एटम बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस क्या करना है? आ गया? क्यों भी बताएंगे? 10⁻⁻30 प्लस 45, वॉल्यूम ऑफ एटम बाई वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस 10⁻15। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एटम इज इक्वल टू 10⁻15 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। बस यही डिराइव करना था और कुछ नहीं, है ना। चूंकि टाइम नहीं है, नहीं तो अभी और चलता ही रहता।